हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं नरेंद्र शर्मा श्योर 60 गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। गौरव सर के गाइडेंस में हम लोगों का एनडीए का ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बैच है, उसी में हम लोग आगे एक ये नया टॉपिक आप लोगों का आज स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज केमिस्ट्री और कीवर्ड्स जो भी डेफिनेशन के अंदर थे उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। उसके बाद में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग उसी के आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल है जिसको आप लोग स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को जो पीडीएफ वगैरह हैं और जो एग्ज़ाम्स के नए अपडेट्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए, ये व्हाट इज केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था। इसके बाद कीवर्ड्स ये कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, एनर्जी, मैटर, इनके बारे में बात हुई थी। तो आगे अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यूनिवर्स के अंदर। अगर आप लोग देखोगे तो यूनिवर्स के अंदर मेनली आप लोगों को दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, वन इज द मैटर और सेकंड वन इज द एनर्जी। यानी कि हम अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें देखेंगे वो हमें दो फॉर्म में मिलेंगी, या तो वो मैटर होगा या फिर वो क्या होगा, एनर्जी होगा। अब देखिए, जिस हम मैटर की बात कर रहे हैं, एनीथिंग विच इज हैविंग मास एंड ऑक्युपाइंग स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो अगर स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं और जिनके अंदर मास होता है वो मैटर होते हैं। एनर्जी जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, ये आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिल सकती है। ठीक है, और इसके मोड जो होते हैं, हीट एंड वर्क इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो एनर्जी की बात बेसिकली हम लोग जनरली फिजिक्स के अंदर करते हैं और मैटर के साथ डील हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ मैटर जो है वो केमिस्ट्री के अंदर ही किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं इन सब के बारे में स्टडी ही हमारी केमिस्ट्री बोली जाती है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो अब इसके बाद आगे बात करते हैं, मैटर को डिटेल्ड हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है ये मामला नहीं है, ये मैटर है। ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग which is having mass and occupy space is called मैटर। तो आप लोगों के आसपास जो भी चीजें स्पेस ऑक्युपाई कर रही हैं और जिनके अंदर मास है वो सारी की सारी क्या हैं, मैटर हैं। और मैटर बेसिकली एक तरीके से, जैसे मैटर है तो इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, मेजरेबल होती हैं। तो जिन चीज़ों को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, मैटर। और जिनको मेजर नहीं कर सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, नॉन मैटर, क्योंकि वो उन प्रॉपर्टीज को रखेगा ही नहीं। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैटर के, आप लोग अपने आसपास भी देखोगे, रूम के अंदर भी, तो आपको फैन, एसी, बोतल, टेबल और वाटर एंड एयर एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किसके अंडर में आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किसके अंडर में आती हैं, मैटर। ठीक है, तो ये क्या बोले जाते हैं, आपके मैटर बोले जाते हैं। तो सिंपल सी बात ये समझ गए आप लोग कि मैटर जो होता है वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, और उसके अंदर मास होता है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं सब कुछ क्या है, मैटर है। अब देखिए नॉन मैटर क्या है, जो स्पेस को ऑक्युपाई ना करे और जिसके अंदर मास ना हो, वो नॉन मैटर है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, एनीथिंग विच इज
anything which is not having mass and not occupy space is called नॉन मैटर। ठीक है, अब ऐसी क्या क्या चीजें हैं सोचिए। जैसे कि हम लोगों के इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन में हम समझ रहे हैं कि मान के चलिए हमारा एनडीए में AIR 1 आ गया और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। अगर पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और तब भी अगर आप इसको सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तो ये एक तरीके का नॉन मैटर है। ठीक है, दूसरा जैसे कि इमोशंस हो गए, थॉट्स हो गए, ये सारी चीजें आप लोगों की किसके अंडर में आती हैं? नॉन मैटर के अंडर में आती हैं। ठीक है, इमोशंस, इमेजिनेशंस, लव, हेट, ये सारी चीजें क्या हैं? आप लोगों की नॉन मैटर हैं, क्योंकि इनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। आप लोग खुद सोचिए, अब जैसे कि मान के चलिए आप लोगों में से ही कोई, मान के चलिए राहुल सोच रहा है यहाँ पर कि मेरी मम्मी मुझे 5 kg प्यार करती हैं। हाँ, सौरभ कह रहा है मेरी मम्मी 10 kg करती है। क्या ये बातें आप लोगों को लग रहा है सही हैं? बताइए। नहीं, क्योंकि लव को आप लोग किसी भी स्केल से मेजर नहीं कर सकते, ना तो मास वाले से, ना ऐसे कर सकते 5 सेंटीमीटर करती हैं, 10 सेंटीमीटर करती हैं, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। ये कह सकते हो कि बहुत सारा प्यार करती हैं, लेकिन उसको एग्जैक्ट मेजर करके नहीं बता सकते आप लोग। तो देखिए यहां पर इमेजिनेशन, थॉट, इमोशंस, लव, हेट एंड प्लानिंग एटसेट्रा, ये कैसी चीजें हैं आपकी? ये सारी की सारी चीजें नॉन मैटर की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं यहाँ पर। किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए पहला आपका कौन सा है यहाँ पर? फिजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा कौन सा है आपका? केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। और भी आप लोग जब देखोगे कि कुछ और भी स्टेट्स मानी जाती हैं, जैसे कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर 3 ही जनरली आपकी स्टेट चलेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन सी चलेंगी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लेकिन उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर। प्लाज्मा, और नेक्स्ट क्या है? बीईसी। बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, अब देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। प्योर सबस्टेंस 2 टाइप के होते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट। ठीक है, एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं? प्योर सबस्टेंस वो होते हैं जिनके अंदर, प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं? जिनके अंदर आप लोगों को, प्योर सबस्टेंस क्या हैं? जिनके अंदर आप लोगों को एक फिक्स्ड कंपोजिशन मिलेगा उसके कंस्टिट्यूएंट्स, एलिमेंट्स या सबस्टेंसेस का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है? प्योर सबस्टेंस क्या है? इट इज हैविंग फिक्स्ड composition of their constituents particles। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखोगे फिक्स्ड कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का जो रेशियो है या कंपोजिशन है जो फिक्स्ड है, तो एक फिक्स रेशियो में होते हैं। प्योर सब्सटेंस में जैसे कि मैं बात कर लूँ, यहाँ पर एक H2O है। H2O जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, H2O में आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो मास का रेशियो है वो 1:8 है। अब भाई H2O2 है, यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग कंपोजिशन को चेंज कर देते हो तो आप लोगों का वो सब्सटेंस या कंपाउंड या फिर वो एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए H2O2 है, इसका रेशियो है 1:16। क्या है इसका रेशियो? 1:16 है। क्या है? 1:16। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? अब देखिए मिक्सचर की बात करते हैं। यहाँ पर मिक्सचर क्या है ये देखिए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग जब बातें करेंगे मिक्सचर में, तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो कंपोजिशन है, ये अगर आप चेंज भी करते हो तो भी आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है, वो जो नाम है उसका वही रहेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 3 फ्रेंड्स हैं, राजू, राहुल और सौरभ। ठीक है, 3 दोस्त हैं, राजू, राहुल और सौरभ। अब राजू, राहुल और सौरभ लेमनेड पीने के लिए गए। अब लेमनेड पीने में राजू बोला कि मेरे में 1 नींबू और आधा स्पून सॉल्ट एंड 1 चम्मच शुगर डालो। ठीक है। अब इसके बाद राहुल बोला कि मेरे में 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच चीनी और 2 नींबू डाल दो। ठीक है। सौरभ बोला मेरे में आधा नींबू, 1/4 स्पून सॉल्ट और 1 स्पून शुगर का डालो। अब तीनों ने ये सिकंजी या लेमनेड जो बनवाया, अब इसमें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तीनों में कंपोजिशन अलग अलग हो गए, क्वांटिटी अलग अलग हो गई, मास वाइज अलग अलग हो गया, लेकिन अभी भी उसको आप लोग लेमनेड ही बोलोगे। तो मिक्सर में अगर आप कंपोजिशन को वेरी कराते हो तो भी वहां पर उस चीज का नेम चेंज नहीं होता। तो मिक्सर यहाँ पर क्या होता है, इट इज नॉट हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन। इट इज नॉट हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन। यहाँ पर आप लोगों का फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? चलिए अब आगे की बातें करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी की बात यहाँ पर जो हुई है इसको पहले देखेंगे। इसको अब केमिकल क्लासिफिकेशन को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है और कुछ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में देखने हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका फिजिकल स्टेट्स। यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑन एनर्जी मतलब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किस में सबसे ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है क्या होती है, जो मोशन या मूवमेंट पार्टिकल के कराने में यूज होती है। नेक्स्ट अब देखिए आप लोग सॉलिड में, यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये सेंटर है और ये क्या है यहाँ पर सेंटर में, ये जब हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए ये इंटर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोल सकते हो आप लोग। ठीक है। और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की भी बात होगी। तो सॉलिड जो होता है यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये है इंटर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये सभी में लेके चलूंगा। इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पर डी। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये है आपका डी डैश, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। और यहाँ मान लो आप लोग कोई भी 2 एटम या मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये रेगुलर और रिपीटेड तरीके से अरेंज्ड हैं यहाँ पर, इसीलिए इनके बीच में केवल क्या होता है यहाँ पर,
ये एटम्स अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप और रोलिंग कर रहे होते हैं। जैसे ये पार्टिकल है, यहाँ अभी घूम के यहाँ आ गया, ऐसे कर करके ये मूव कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आप लोगों का रैंडम मोशन हो रहा होता है, ठीक है। प्लाज्मा की अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी इतनी ही बात करते हैं, पहले इन तीनों को समझिए अच्छे से। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो कैसी है, यहाँ पर कम है, यहाँ उससे ज्यादा है, और यहाँ सबसे कम है। वेरी लेस, लेस, हायर, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इनको बांध के रखा हुआ है। जहां अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां दूरियां कम हो जाती हैं। जहां अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां दूरियां कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्शन कम है तो दूरियां कम है। यहाँ थोड़ी सी दूरियां बढ़ी तो अट्रैक्शन भी थोड़ा सा कम हुआ। यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया, नेग्लिजिबल टाइप का है, तो यहाँ दूरियां बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो ये अपनी पोजीशन पर ही क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेनली आप लोगों को पॉइंट वाइज देखिए। पहला पॉइंट आपको पता चला इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स हायर है, यहाँ पर उससे कम है, यहाँ पर सबसे कम है, नेग्लिजिबल है। यहाँ पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसी है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। यहाँ उससे ज्यादा है और यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना? चलिए, कोई भी अगर दिक्कत है तो बता सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर शेप की बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। सॉलिड की शेप कैसी है मेरे भाइयों, सॉलिड की शेप कैसी है मेरे भाई बहनों, डेफिनेट। और ये टेक शेप, यहां पर मतलब क्या है इस चीज को समझिए। जैसे कि ये मार्कर है आपका, इस मार्कर को मैंने यहां रख दिया, ठीक है। इस मार्कर को मैंने यहां पर रख दिया तो ये इसी शेप में रहेगा। अगर इसको मैं किसी बाउल में, मान के चलिए ग्लास में या कटोरी में ले जाके रख दूं, किसी बाउल में ले जाके रख दूं, तो यहाँ पर इसका शेप कैसा होगा, यही रहेगा मार्कर का। अगर मैं पानी को बाउल में डाल दूंगा तो बाउल का शेप ले लेगा, ग्लास में डालूंगा तो ग्लास का लेगा। मतलब बाउल को जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर डालोगे वो उस तरीके का शेप ले लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा होगा ये चीज, गैस जो है वो भी जिस कंटेनर के अंदर डाला जाता है उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करें, सॉलिड का डेफिनेट होता है और लिक्विड का भी डेफिनेट होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सॉलिड का, इसका वॉल्यूम अगर देखोगे आप लोग, जैसे कि इसकी हाइट पता कर लो और इसका एरिया निकाल लो, और वेरिएशन जो एरिया में हो रहा है उन वेरिएशंस को देख लो आप लोग, तो इसका एक एग्जैक्ट आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। कोई क्यूब है उसका भी वॉल्यूम आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट करके। और और जैसे कि मान के चलिए 1 लीटर पानी है, चाहे आप उसको 5 लीटर की बाल्टी में डाल दो या आप 2 लीटर की केन में डाल दो, वहां पर उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। अगर 1 लीटर आप लोग पोर कर रहे हो, 1 लीटर अगर डाल रहे हो तो ठीक है। लेकिन गैस का क्या होता है, जिस कंटेनर के अंदर डालते हो, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, बहुत कम है। तो बिकॉज ऑफ वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये पार्टिकल्स रैंडमली पूरे के पूरे कंटेनर में, पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर फैल जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं और पूरे को ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो ये जिस कंटेनर में भी डाला जाता है उसके वॉल्यूम को ले लेते हैं। इसीलिए कभी जैसे कि आप लोग मान के चलिए सीएनजी गैस लेने के लिए जाते हो, वहां पर वो अगर प्रेशर में वेरिएशन कर देते हैं तो आप लोगों को गैस का वॉल्यूम कम मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर प्रेशर देख के ही हमेशा सीएनजी लेनी चाहिए। फिर कहोगे कि एवरेज नहीं दे रही है, एवरेज गड़बड़ दे रही है, तो गड़बड़ देगी ही भाई एवरेज, है। केमिस्ट्री इसीलिए कहते हैं पढ़ लिया करो थोड़ा, कि ये गड़बड़ पकड़ पाओ कि लोग कहाँ पर किस चीज में गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ आप लोगों की ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पार्टिकल का अरेंजमेंट जो था ये क्लोजली पैक्ड है, ये क्लोज और मूव कर रहे थे। यहाँ पर रैंडम मोशन था, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये रैंडमली मूव कर रहा है, ये कहीं भी कैसे भी ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे से टकराएंगे, फिर इधर भाग जाएंगे, उधर भाग जाएंगे, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को एक रूम के अंदर बैठा दो तो वो इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ऐसे करके भागते रहते हैं ये, ठीक है।
तो ये चीज है यहाँ। और नेक्स्ट पार्टिकल मोशन, ये भी आपको बताया हुआ है डायग्राम में। ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, ये अपनी पोजीशन वाइब्रेट करते हैं। फ्लो पास्ट मतलब वही है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप और रोल करते रहते हैं। यहाँ पर रैपिड और रैंडम, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से बहुत तेजी से और रैंडम मोशन, कोई भी किधर भी भाग रहा है उस तरीके से। कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर कैसी होती है इसकी, लो। जैसे कि आप सॉलिड को अगर प्रेस करोगे एक पर्टिकुलर किसी जगह पे, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होगी। लेकिन यहाँ पर लिक्विड की करोगे तो इसकी भी लो होगी। आप एक ऐसा करना, आज ही घर पर एक सिरिंज लेना और उसके अंदर पानी ऐसे लेना और उसके आगे वाली साइड को ऐसे बंद कर लेना और पीछे से धक्का लगाना, ठीक है। जब आप पीछे से धक्का लगाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, बहुत लो है। लेकिन आप उसके अंदर ऐसे करके एयर भर लेना और फिर बंद करना और फिर पीछे से धक्का देना, तो आप बहुत आगे तक उसको दबा के लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर गैस जो है इसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, हायर होती है। रिजिडिटी की बात की जाए तो यहाँ पर रिजिडिटी इसकी, रिजिड सॉलिड जो होते हैं वो आपको पता ही है रिजिड होते हैं। इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर आप चाहो कि मैं इस दीवार से ऐसे आर पार निकल जाऊं, ठीक है, तो ये दीवार रिजिड है, इसके आर पार नहीं निकला जा सकता है। लेकिन इस रूम के अंदर एयर भरी हुई है, तो आप देख रहे हो मैं इधर भी मूव कर पा रहा हूँ और मैं इधर भी मूव कर पा रहा हूँ आराम से, ठीक है। तो मेरा जो मूवमेंट है वो ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ये रिजिड मतलब यहाँ पर क्लोजली पैक्ड होने की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसकी कैसी होती है, लो होती है, और इसकी कैसी होती है, वेरी लो होती है। यहाँ पर फ्लूइडिटी की बात की जाए तो सॉलिड की कैसी होती है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो, विच कैन फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड, और फ्लूइड से ही वर्ड आया है फ्लूइडिटी, ठीक है। विच कैन फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्लूइडिटी सॉलिड की कैसी होती है, वेरी लो। यहाँ पर लिक्विड की कैसी होती है, हाई, और गैस की कैसी होती है, वेरी हाई। तो आपने देखा होगा लिक्विड को भी अगर पानी को यहाँ डाल दिया जाए तो बहता रहेगा, और गैस तो आपको पता ही है कितनी स्पीड से फ्लो करती रहती है। फिलिंग अ कंटेनर डज नॉट, इससे कंटेनर को फिल नहीं किया जा सकता। ये कंटेनर की शेप ले लेता है और ये कंटेनर को एक्सपेंड भी कर सकता है, कंटेनर के अंदर कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लो है, यहाँ मॉडरेट है और यहाँ वेरी हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पर रैपिड मोशन है, ठीक है। रैपिड मोशन काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही है। अब यहाँ देखिए डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी हाई होगी ही, क्योंकि पार्टिकल्स जब पास पास होंगे सेम वॉल्यूम के अंदर, जब पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे और सेम वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल और कम और गैसेस में और कम हो जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों की कैसी हो जाएगी, मॉडरेट और लो हो जाएगी डेंसिटी। यहाँ तक के पॉइंट में बच्चों बताओ, आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, अपने भाई को बता सकते हो, वो और आप लोगों को ज़्यादा क्लियर करके बता पाएगा, मतलब मैं ही। चलिए, अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या कहता है ये देखिए। तो केमिकल क्लासिफिकेशन से पहले अभी हमारा एक दो बात और रह गया है, हम भूल कैसे सकते हैं, एक एक चीज याद रखते हैं, भूलना तो मना है। अब यहां देखिए प्लाज्मा, खाली पेज लेते हैं, प्लाज्मा की बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा क्या कहते हैं आपके, ये समझिए। प्लाज्मा क्या है? देखिए प्लाज्मा बेसिकली, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड प्लाज्मा। गैसेस की आयोनाइज्ड फॉर्म जो होती है वो प्लाज्मा होती है। और गैसेस आयोनाइज्ड कैसे होती हैं, एक एक वर्ड को याद रखना है। गैसेस आयोनाइज्ड कैसे होती हैं? जब गैसेस के टेम्परेचर को आप रेज कर देते हो या गैसेस को हायर टेम्परेचर पर हीट करते हो, तो वो गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो
क्या होता है, फर्दर और पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई जो एटम था वो किस में हो गया, आयंस में हो गया, या कोई मॉलिक्यूल जो था वो आयंस में सेपरेट हो गया, तो वो आयोनाइड फॉर्म जो है गैसेस की, वही क्या बोली जाती है, प्लाज्मा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आयो आयोनाइज्ड आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द gases, ionized form of the gases is called plasma. Ionized form of the gases is called plasma. ठीक है, गैसेस की आयोनाइड फॉर्म को प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर कैसे आयोनाइड किया जाता है। व्हेन गैसेस आर heated at very higher temperature, when gases are heated at very higher temperature, then gases are broken into ions. When gases are heated at very higher temperature, then gases are broken into ion. ठीक है, ठीक है। तो यही जो आयंस में ब्रेक होने के बाद जो फॉर्म बनती है, वही आयोनाइड फॉर्म हमारी प्लाज्मा बोली जाती है, जिसका डायग्राम मैंने आपको कहा था, बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, अब यहाँ पर ये जो एटम्स जो थे, ये आप लोगों के आयंस में हैं। एट द वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ स्टार्स एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई दैट रिजल्ट इन द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब आयंस फॉर्म होने का तरीका जो है, वो ये जो बात कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना, ये सारे जो फिनोमेना होते हैं, ये आप लोगों को जब एटम पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, ये नेगेटिव कैटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में ये और डिटेल्ड आप लोगों को चीज़ें पता चलेंगी। तो यहाँ ये बात आप लोगों को पता चल गई कि जो आयोनाइड फॉर्म जो होती है वही हमारी प्लाज्मा बोली जाती है। तो ये क्या बना हुआ है यहाँ पर, ये आप लोगों का प्लाज्मा है। क्या है ये, प्लाज्मा है आप लोगों का। क्लियर हो गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलो, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल देता हूँ, स्टार्स की बात की थी, स्टार्स के एटम की बात की थी, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं प्लाज्मा का इंडस्ट्रियल यूज भी है अच्छा खासा। ठीक है, आजकल जैसे आप एयरफोर्स वगैरह में जाओगे, एनडीए में जाओगे, एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का बहुत अच्छे से यूज होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में प्लाज्मा कैसे बनता है, वेल्डिंग भी होती है और कटिंग भी होती है। जो थिक शीट्स होती हैं उनको कट करने के लिए भी प्लाज्मा आर्क कटिंग मेथड का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये एक ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर एक ये इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, नोजल है। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने कोई भी गैस लेके आ रहे हो, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड का क्या काम होता है, हीट प्रोवाइड कराने का काम है। तो यहाँ पर आप लोगों की क्या आती है, हीट आती है। हीट आने के बाद में ये जो गैस आ रही है, ठीक है, ये गैसेस जो हैं यहाँ पर आके
क्या होने लग जाती हैं, विरल करने लग जाती हैं। ठीक है, यानी कि विरल करके ये क्या हो जाती हैं, आयोनाइज्ड हो जाती हैं। आयोनाइज्ड गैसेस हैं, ये टूट जाती हैं और ये यहाँ पर विरलिंग कर रही होती हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है अभी आपका 3K2, सॉरी 1.5K2 3K तक रहता है। ठीक है, मतलब 1500 से लेके 3000 के बीच में लगभग रहता है। लेकिन जैसे ही ये गैसेस यहाँ से रिलीज करती हैं, ठीक है, यहाँ से रिलीज करती हैं, तो ये एक प्लाज्मा आर्क बनाती हैं। इमेजिन करिए प्लाज्मा आर्क की हीट कितनी होगी। जब ये विरलिंग कर रही होती हैं तो इनके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब ये बाहर निकलती हैं तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे आयन्स हैं, हर एक आयन अपनी काइनेटिक एनर्जी को जब लूज करता है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 11K से लेके 33K तक हो जाता है। मतलब समझ गए होंगे आप लोग। 11K से 33K, यानी कि 11,000 से लेके 33,000 केल्विन तक टेम्परेचर यहाँ पहुंच जाता है, बहुत हायर टेम्परेचर ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा का आपको मैंने एक लाइव एग्जांपल भी दिया, जनरल लाइफ में कहाँ पर यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज कहाँ है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बीईसी की। बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कंडेंसेट स्टेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट यानी कि बीईसी। ठीक है, बीईसी क्या कर रहा होता है ये देखना है आपको। जैसे कि गैस, आपको सबको पता है गैस यस स्टेट क्या है। गैसियस स्टेट को जब आप लोगों ने बहुत हायर टेम्परेचर पर हीट किया, कहाँ पर हीट किया, बहुत ही हायर टेम्परेचर पे, तो वो आप लोगों का प्लाज्मा बना रहा था। क्या बना रहा था वो, प्लाज्मा बना रहा था। और उसके बाद अगर आप, अब साइंटिस्ट के माइंड में तो बातें चलती रहती हैं कि जब हम लोगों ने गैस को हायर टेम्परेचर पर हीट किया तो वो प्लाज्मा फॉर्म कर रहा है। लेकिन जब उन गैसेस को बहुत लो टेम्परेचर पर, जब उन गैसेस को बहुत ही लो टेम्परेचर पर अगर कूल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कूल कर दिया जाए, तो वो आप लोगों की क्या बोली जाती हैं, वो बोली जाती है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो वहां पर आपके जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही पोजीशन पर फ्रीज हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक लिक्विड में एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोगों ने आजकल बहुत रील चल रही होती हैं, रील का जमाना है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर, जैसे कि कोई गर्म पानी लेता है और गर्म पानी को ऐसे करके बाहर फेंकता है, तो वो ऐसे करके एक लाइन बना देता है। ठीक है, जैसे जैसे वाटर फ्लो, क्योंकि बाहर नेगेटिव टेम्परेचर है और वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो वहां पर जब वो वाटर ऐसे करके जब जा रहा होता है तो वहीं पर उसके पार्टिकल फ्रीज हो गए होते हैं। क्या कर जाते हैं, वाटर के जो पार्टिकल हैं वो फ्रीज कर जाते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को क्या पता चलेगा, वाटर के जैसे पार्टिकल्स वहां पर फ्रीज कर रहे हैं, तो गैसेस का भी अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है जो कि नेगेटिव में -100, -90, -150, -160, -170 ऐसे करके इनके टेम्परेचर होते हैं। तो इतने लो टेम्परेचर जो होते हैं हर एक गैसेस के, उनको क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। जब कोई भी गैस क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर ले जाके कूल की जाती है, क्या की जाती है, कूल की जाती है, तो वो गैस क्या कर लेती है, वहां पर क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर जब कूल की जाती है तो वो पार्टिकल्स वहां पर फ्रीज हो जाते हैं। तो अपनी पोजीशन पर वो पार्टिकल जब फ्रीज होते हैं तो उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता। तो वो जो फॉर्म है पार्टिकल्स की, वो क्या बोली जाती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट बोली जाती है। क्या बोली जाती है बेटा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट बोली जाती है। ठीक है, तो अब लिखते हैं यहां पर, when gases are cooled